वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोग वर्तमान में दो क्लासेस रेगुलर कवर करके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तराखंड का जिला अध्ययन लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड का नदी तंत्र। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे उपतंत्र करेंगे, मंदाकिनी और भिलांगना नदी का उपतंत्र। ये क्यों कवर करेंगे, इसका कारण ये है कि मैं आपको बता के चलना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तराखंड का नदी तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। इस सीरियल को हमेशा याद रखेंगे। गंगा नदी तंत्र मुख्यतः 2 नदियों से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी को हम कवर कर चुके हैं मैप के माध्यम से। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये अलकनंदा नदी के तंत्र को हमने कवर किया था। तो जब मैं अलकनंदा नदी तंत्र बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी होती है मंदाकिनी नदी। अगर आपने अभी तक अगर आप नए जुड़े हैं और आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है 2 क्लासेस, तो आप जरूर पुरानी क्लासेस एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र हो जाता है। इसे आप उपतंत्र भी कह सकते हैं, इसे हम पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ जब मैंने आपको भागीरथी नदी तंत्र बताया था इस मैप के माध्यम से, तब मैंने आपको बताया था कि एक भिलांगना नदी है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के उपतंत्र को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पहले स्टार्ट करते हैं मंदाकिनी नदी के उपतंत्र से। ठीक है, तो मैं पहले आपको रिलेट करना चाहता हूँ अलकनंदा के साथ में कि मंदाकिनी नदी का संगम कैसे होता है, फिर उसको मंदाकिनी उपतंत्र को देखते हैं हम लोग। ये था हमारा अलकनंदा नदी का मैप। ठीक है, जिसे हमने समझा था और यहाँ पर हमने देखा था कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी संगम करती है और एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसका नाम भी रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अब ये खाली मंदाकिनी नदी अकेली नदी नहीं है, ये कई सारी नदियों का संगम है। वो किस प्रकार अलग अलग पार्ट से बनती है उसको हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मुख्यतः जो ये आपके मंदाकिनी नदी है ये रुद्रप्रयाग में ही बहती है। ठीक है, और जो महान जो आपने पता है जो केदारनाथ जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता है 4 धामों में से एक, वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, और चोराबाड़ी ग्लेशियर के आगे चोराबाड़ी ताल बना हुआ है, यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको दिखेगा गौरीकुंड। ठीक, इसी गौरीकुंड से हम लोग जो अपना सीढ़ियाँ होती है चढ़ाई शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा की। तो केदारनाथ लगभग यहाँ पर जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर केदारनाथ स्थित हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो गौरीकुंड भी कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर, इसी के पास यहीं से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। इस प्रकार मंदाकिनी नदी जो है आगे बढ़ जाती है, सोनप्रयाग पहुंचती है। ठीक है, सोनप्रयाग पहुंचती है। ठीक है, ये अब गौरीकुंड से नज़दीक थोड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी से संगम करती है जिसका नाम 2 नाम से जाना जाता है, एक सोनगंगा। ठीक है, और इसी को वासुकी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, वासुकी ताल से निकलती है। ठीक जगह, तो ये आपको याद करना है। जो पहली नदी संगम करती है वो हो जाती है सोनगंगा या वासुकी नदी। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी नदी पहुँच जाती है कालीमठ पे। ठीक है, तो कालीमठ पे यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नदियाँ संगम करती हैं। ठीक है, एक होती है ब्यूंगाड़, गाड़ अपने गढ़वाली भाषा या उत्तराखंड की भाषा में नदियों को कहा जाता है। तो ब्यूंगाड़ नदी कालीमठ के एग्जैक्ट, दोनों नदी एक साथ जगह संगम तो नहीं करती, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं लगभग एक ही जगह मान के चल रहा हूँ, कालीमठ पे ये संगम करती ब्यूंगाड़, और साथ ही साथ मधुगंगा। ठीक है, जिसके तट पर मधमहेश्वर जो आपका प्रमुख केदार है और एक बूढ़ा मधमहेश्वर, ये दोनों इसी नदी के तट पर स्थित है। ये मधुगंगा नदी भी संगम कहाँ करती है, कालीमठ के पास पे ही संगम करती है। तो ये आपको याद करके चलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये उपतंत्र में। ठीक है, फिर हमारी मंदाकिनी नदी पहुंच जाती है चंदपुरी में। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूंजगाड़ नदी संगम करती है, और क्यूंजगाड़ नदी का आपका क्यों इसका इतना महत्व है, क्योंकि ये तुंगनाथ इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तुंगनाथ जो हमारा एक महत्वपूर्ण एक और केदार हो जाता है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर नदी पहुँच जाती है सूर्यप्रयाग में। ठीक, यहाँ ये अंतिम जो आप कह सकते हो लस्तर नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है, पवाली काठा से। ये ऐसे संगम करती है, कहाँ पे संगम करती है, सूर्यप्रयाग में। तो ये महत्वपूर्ण इसके जो आपकी सहायक नदियाँ थी मंदाकिनी नदी की, वो हमने देख ली। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चोराबाड़ी ताल से चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ। इसी के समीप में केदारनाथ हमारा महत्वपूर्ण केदार स्थित है। गौरीकुंड होते हुए पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में सोनगंगा या वासुकी नदी संगम करती है जिसका उद्गम वासुकी ताल से होता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नदी पहुंच जाती है कालीमठ में, जहाँ 2 महत्वपूर्ण नदियाँ संगम करती हैं। एक मधुगंगा जिसके तट पर बूढ़ा मधमेश्वर और मधमेश्वर बसे हुए हैं, साथ ही साथ एक ब्यूंगाड़ नदी संगम करती है कालीमठ में।
और आगे बढ़ती है तो चंदपुरी। चंदपुर में कौन सी नदी संगम करती है? क्यूंजगाड़ नदी। आपको कभी कन्फ्यूजन होता है क्यूंजगाड़ और ब्यूंगाड़ में, याद रखिएगा ब्यूंगाड़ कालीमठ पर संगम करती है और चंदपुरी में क्यूंजगाड़ संगम करती है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखना होगा। अगर एक बार मैप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो ये भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद सूर्यप्रयाग पहुंचती है, वहाँ पे लस्तर नदी संगम करती है। तो ये आपका अंतिम हो जाता है सहायक नदी। फिर धीरे धीरे पहुँच जाती है कहाँ पर, कहाँ पहुँच जाती है ये पहुँच गई आपका रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर ये रुद्रप्रयाग जगह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अलकनंदा नदी तंत्र में दिखाया था। ये प्रमुख नदी है, इसको बड़े मार्क कर रखा है। तो यहाँ के संगम करके इसके साथ समाहित हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको पता ही है फिर आगे जो अलकनंदा जाती है भागीरथी संगम करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपतंत्र हो जाएगा। ये आपको PDF जो मैप है हमारे कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दे दी जाएगी, टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर भी अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया मंदाकिनी नदी का उपतंत्र, ओके ठीक है। तो अब एक और महत्वपूर्ण उपतंत्र पे आगे हैं, भिलांगना नदी उपतंत्र पे, ठीक है। तो भिलांगना नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? वो है भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो मैं अब पहले आपको भागीरथी के मैप पे लेके चलता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भागीरथी नदी का तंत्र हमने पढ़ा था, बड़े अच्छे से देखा था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं करी तो उसको जरूर देखें। तो भागीरथी नदी का उद्गम अभी आपको मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भिलांगना नदी को मैं मार्क करना चाह रहा हूँ किस प्रकार ये गणेश प्रयाग में संगम करती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण एक उपनदी हो जाती है भागीरथी नदी की, ठीक है। तो कहाँ पर संगम करती है? गणेश प्रयाग में संगम करती है। अब हम इसको देखते हैं मैप के जरिए। तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये मुख्य रूप से भागीरथी नदी को बना रखा है, ठीक है। ये भागीरथी जा रही है, इसका जो उपतंत्र है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भिलांगना नदी है वो मुख्यतः दो नदियों से संगम से बनती है। एक आती है धर्मगंगा, ठीक है, और एक बालगंगा, ठीक है। धर्मगंगा और जो बालगंगा नदी है ये कहाँ पे आपस में संगम करती है? बूढ़ा केदार नामक जगह पर संगम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ जाती है आगे घनसाली पर, ठीक है। बालगंगा धर्मगंगा कहाँ पे संगम करती है? बूढ़ा केदार में। ये दो नदियां हैं, संगम करके आगे बढ़ जाती है घनसाली। जब ये घनसाली पहुंचती हैं तो मुख्य रूप से जो भिलांगना नदी होती है वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और आके घनसाली में आके इन दोनों नदियों का जो संयुक्त धारा है उससे संगम करती है घनसाली में, ठीक हो जाएगा। ये आपका यहाँ तक पहुँच जाती हैं, आपको क्या होगा उसके बाद फिर ये नदी पहुँच जाती है गणेश प्रयाग में। बस इतना सा इसका तंत्र है, आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। गणेश प्रयाग वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है क्योंकि ये वर्तमान में डूब चुका है। उसका यही कारण है कि टिहरी बांध का निर्माण यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो जब ये अस्तित्व में था तब भागीरथी और भिलांगना नदी का संगम इसी जगह पर कहा जाता था। वर्तमान में गणेश प्रयाग का अस्तित्व नहीं है और इस जगह टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। फिर भिलांगना और भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में पहुँच जाती है। देवप्रयाग में किसका संगम करती है? अलकनंदा के संगम करती है। और अलकनंदा का अभी अभी जस्ट हम लोगों ने मंदाकिनी नदी उपतंत्र बताया था आपको, तो फिर यहाँ पे देवप्रयाग में संगम हो जाता है और आगे फिर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गंगा नदी का तंत्र है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गंगा नदी का मुख्य तंत्र था अलकनंदा और भागीरथी से संगम हुआ है। लेकिन गंगा नदी जब आगे बढ़ती है टिहरी में प्रवेश करती है, फिर उसको ऋषिकेश से गुजरती है, तो एक और उपतंत्र आता है, ठीक है, नयार नदी का उपतंत्र, पूर्वी नयार का, माफ से पश्चिमी नयार का उपतंत्र आता है। वो कंप्लीट करने के बाद जब गंगा हरिद्वार पहुंचती है और जब प्रदेश से बाहर हो जाती है तब गंगा नदी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट में हम लोग गंगा नदी जो तंत्र है उसको कंप्लीट कर देंगे, जो छोटी मोटी सहायक नदी है उनको भी कवर करके नेक्स्ट क्लास में हमको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने भागीरथी और अलकनंदा और साथ इसकी सहायक नदी उनको हम कंप्लीट कर लिया। अब ये गंगा नदी बन जाती है और गंगा नदी किस प्रकार हमारे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उत्तराखंड में बहती है वो छोटा सा उपतंत्र और है, उसको भी देख के गंगा नदी को हमारे प्रदेश से जब बाहर हो जाएगी तो हम उसको गंगा नदी के तंत्र को कंप्लीट मान लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मंदाकिनी भिलांगना नदी का उपतंत्र आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं करी है जिसमें मैंने भागीरथी अलकनंदा को बताया था तो आप उसको जरूर अटेंड करें, जिससे आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।